हाँ तो चलो, क्या हाल चाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ सही चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ सही है? पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है, पहले ये बता दो। सही चल रही है? मतलब कोई दिक्कत वगैरह है ना? कोई अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, आप कमेंट कर देना, ठीक है? या फिर हमारा जो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप चैनल है, आप उस पर, या फिर इंस्टाग्राम जो है उस पर आप कमेंट कर देना, है ना? मैं उसके बारे में एक प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? अगर कोई भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक है? चलो, और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? क्या लग रहा है आपको? मतलब लिखा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख तो रहा होगा, है ना? चलो एक बार पढ़ दे एक बार पढ़ दे। हाँ चलो पढ़ देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर अकरिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। मतलब क्या? अब हम, मतलब हम सर, हम बच्चों के बारे में पढ़ने वाले क्या? सर हम मतलब पीडियाट्रिक पढ़ने वाले क्या सर इसमें? अरे नहीं 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 नहीं, पीडियाट्रिक नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। बच्चों से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। क्या सर मैं इसका नाम मतलब चाइल्ड साइकेट्रिक लिख दूं क्या? चाइल्ड साइकेट्रिक लिख दूं? हाँ हाँ लिख सकता हूँ ना। हाँ, अगर मैं इसका नाम CHILD चाइल्ड, PSICHIAT साइकेट्रिक लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मुझे पुलिस जेल में ले जाएगी क्या? अरे नहीं 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 नहीं, पुलिस जेल में नहीं ले जाएगी। सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लिख के आओगे, नंबर नहीं कटेगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है? चाइल्ड साइकेट्रिक भी हम इसे लिख सकते हैं। इतना बड़ा नाम याद करने में दिक्कत है? चाइल्ड साइकेट्रिक लूप होल है उसका, ठीक है? ये हो गया। अब सर ये जो है, ये कौन से सेमेस्टर में आएगा सर? कौन सी ईयर का टॉपिक है सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। INC का सिलेबस है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस है तुम्हारे पास, है ना? उसमें जो है, अगर आप थर्ड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो फिलहाल, अभी तो उन्होंने क्या कर दिया, INC वालों ने सेमेस्टर वाइज कर दिया, ठीक है? हाँ जी, सेमेस्टर वाइज कर दिया। तो देखो, सेमेस्टर वाइज में ना ये आएगा हमारा सिक्स सेमेस्टर में आएगा। और सिक्स सेमेस्टर में क्या होगा, अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो देखो, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये थर्ड यूनिट आपको दिख रही है नीचे, थर्ड थर्ड यूनिट, थर्ड चैप्टर, ये है हमारा सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस उठाना। सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस में ये लिखा हुआ है, तीसरा, ठीक है? ये अब इसके अंदर हम सर क्या पढ़ने वाले हैं? थोड़ा आउटलाइन बता दीजिए मुझे, मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे सर इसमें? जैसे मुझे ना मोटा मोटा बता दीजिए, कहते नहीं मोटा मोटा, तो आउटलाइन इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो मोटा मोटा मुझे बता दीजिए कि मैं इसमें क्या पढ़ने वाला हूँ। कोई दिक्कत, मैं बता दूँ। देखो, सबसे पहले हम ADHD पढ़ेंगे। सर ये ADHD क्या होता है सर? मतलब मुझे नहीं पता सर ADHD। अरे रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, बता रहा हूँ सब बताऊंगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। MR, सर ये MR क्या होता है? वो सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है क्या? ये जो डॉक्टरों के पास दवा लेके, अरे नहीं 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 नहीं, हम साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं। MR अभी नहीं आएगा, अभी बताता हूँ MR क्या होता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है। डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड हो गया। टिक डिसऑर्डर होता है और ईटिंग डिसऑर्डर होता है। सर ये ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ने में मजा आएगा क्या? अरे रुक जाओ बताऊंगा, सब बताऊंगा। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है? ADHD का मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन नहीं कर पाता बच्चा, पहला। ऑटिज्म हो गया। MR सर, MR क्या होता है? मेंटल रिटार्डेड। क्या होता है सर? वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ये होता है मेंटल रिटार्डेड, ठीक है? मेंटल रिटार्ड का मतलब क्या होता है? जिसका IQ लेवल लेस देन 60 40 ऐसे 30 होता है, उनको हम MR की क्राइटेरिया के अंदर हम रखते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक हो गया, टिक डिसऑर्डर हो गया। टिक डिसऑर्डर में क्या होता है? बार बार जैसे हिचकी आना, ठीक है? हाथ हिलाना, हाथ, ये सब टिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है? ये सारे, आपने वो पिक्चर देखी, हिचकी 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 वाला पिक्चर देखा नहीं देखा? देखा है? देखा है ना सब में? सबने देखा हिचकी, जिसमें वो टीचर रहती है, बच्चों को बहुत एक्सप्लेन करती है, अच्छे बच्चे आगे आगे बढ़ते हैं तो उनका नाम रोशन हो जाता है। आपने हिचकी पिक्चर देखी होगी, वो यही है टिक डिसऑर्डर, ठीक है? अब ईटिंग डिसऑर्डर। तो फिलहाल ये हमारा आउटलाइन है, हम ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। और फिलहाल अब कंटिन्यू होने वाला है लेक्चर, और ADHD स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तब तक लिए देखते रहो ADHD। हाँ तो गाइस, अब हम क्या करने वाले थे? अब हम करने वाले क्या? ADHD के बारे में, ठीक है? ADHD मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है? ADHD। तो ये सर ADHD के बारे में मतलब क्या है ये? मतलब ओवरव्यू दे दूं, ओवरव्यू बता दूं, थोड़ा सा बता दूं, समरी टाइप का। हाँ जी, तो वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें जो बच्चा है वो अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाएगा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूं तो इन अटेंशन, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है? ये सारी चीजें, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, क्या ये भैया ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से, मतलब ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है क्या? है? हाँ नहीं, हाँ नहीं, जल्दी बताओ। रोको, 2 मिनट वीडियो रोक लिया, सोचो सोचो, सोच लिया, सोचो, सोच लिया, चलो बताओ क्या है ये? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? क्या है ये जो है, ये NEURO, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर,
ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, याद रखना ये चीजें, ठीक है। ये एक पॉइंट तुम्हारा बन सकता है पेपर में, अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, एडीएचडी आ गया तो इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ इनअटेंशन एज वेल एज हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी, ठीक, एंड इम्पल्सिविटी हैज बीन हैपन, ठीक है। अगर देखो डेफिनेशन भी यहां से बन गया, डेफिनेशन कैसे बन जाता है भाई, कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज एन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर in which inattention, hyperactivity and impulsivity are the main clinical features shown in the children। ठीक है, यही है, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। कितना तुम्हारा माइंड क्रिएटिव है इन चीजों को लेके, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। अब सर आप बताना, सर ये इन अटेंशन का मतलब क्या होता है? इन अटेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब सर ध्यान नहीं दे पाता है क्या? अरे नहीं, बहुत सारी चीजें होती है इन अटेंशन, बताता हूँ देखो। फेलियर टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, फेलियर टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिख लो। पहला पॉइंट क्या, कि फेलियर टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या, मेक केयरलेस मिस्टेक। थर्ड पॉइंट क्या, फेल टू फिनिश वर्क। फोर्थ पॉइंट क्या, इजी डिस्ट्रैक्ट। चार पॉइंट आएंगे इन अटेंशन में। पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, फेल टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल। मान लो मैंने कहा कि इसमें कैप लगा दो, वो कैप नहीं लगा पाएगा, कि अटेंशन नहीं दे पा रहा। पहला पॉइंट, मेक केयरलेस मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर दे रहा जो कि केयरलेस है, ठीक है। फेल टू फिनिश वर्क, कोई भी मैं उसको वर्क दे रहा हूँ कि बेटा यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने कोई बच्चा है उसको मैंने कहा कि भाई तुम ना 5 से लेके 10 तक का टेबल लिख दो, है ना, टेबल्स लिखो 5 से लेके 10 तक का, वो लिखिएगा नहीं, ठीक है। वो हो जाता है, वो वर्क अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। मान लो जैसे अगर वो पढ़ने बैठा हुआ है, उसके जस्ट बगल में अगर गाना चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, या फिर उससे मतलब समझ लो 200 मीटर, कहीं 200 मीटर दूर पे कोई गाना चला रहा है, या फिर कोई बात कर रहा है, तुरंत वहां चला जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनअटेंशन हो गया। और फिर उसके बाद हाइपर एक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हाइपर एक्टिव है, एकदम से गुस्सा हो जा रहा है, चिड़चिड़ापन, यही होता है हाइपर एक्टिव। हाँ जी, यही होता है। देख लो इसमें क्या पॉइंट लिख लो फिर से, एडिकेट विथ और टैप्स हेड फीट, ठीक है। इंटरप्ट अदर, इंटरप्ट अदर का मतलब बार बार दूसरों को परेशान करेगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, डिफिकल्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न, डिफिकल्ट वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है। वो एक ही सिटिंग पोजीशन में रहता है, इम्पल्सिटी वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। देखो तो ये इसमें दो चीज हमेशा याद रखना, दो चीज हमेशा पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की, कि अगर मुझे इसका डायग्नोस बनाना है तो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो ड्यूरेशन मोर देन 6 मंथ होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 6 मंथ होना चाहिए। और अगर मैं DSM-5 की बात करूं, DSM-5 की बात करूं अगर मैं इसमें DSM, तो DSM-5 क्या कहता है कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स बिफोर 12 ईयर ऑफ एज, बिफोर 12 ईयर ऑफ एज। एडीएचडी का जो बच्चा है वो 12 साल से पहले ही हमें दिख जाता है कि हाँ इसके अंदर एडीएचडी है, अकॉर्डिंग टू DSM-5। याद रखना कि DSM-5 के अकॉर्डिंग 12 साल से पहले हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा एडीएचडी का ही होने वाला है, ठीक है। ये हो जाता है, ड्यूरेशन 6 महीने हो जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी बात करते हैं, किसमें सबसे ज्यादा किस देखने को मिलता है, तो बॉयज में, हम जैसे मतलब बॉयज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, गर्ल्स के मुकाबले बॉयज में देखने को ज्यादा मिलता है। एटियोलॉजी की बात करें, व्हाट इज द कॉजेस, व्हाट इज द एटियोलॉजी, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर होता है। अब जेनेटिक फैक्टर भी होता है, तो जेनेटिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बताओ। जेनेटिक, अब तुम कह दोगे सर वो जो जेनेटिक क्रोमोसोमल फैक्टर, जीन फैक्टर, अरे रुक तो जाओ भाई, रुक जाओ। जेनेटिक फैक्टर में सबसे ज्यादा जो चांस होता है वो होता है मोनो ट्विंस में होता है, एज कम्पेयर टू डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। मोनो ट्विंस सबसे ज्यादा इसमें एडीएचडी के शिकार मतलब वो होते हैं, और एज कम्पेयर टू डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता था न्यूरो ट्रांसमीटर एंड एनाटॉमिकल एरिया। कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसके अंदर कोई ना कोई इरप्ट हो जाना, या फिर उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज हो जाना, जिसके वजह से क्या होता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा। अब वो न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे इफेक्ट, वो कौन कौन से कंडीशन होता है बता दो। देखो कहीं ना कहीं न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन होता है बताओ। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब कौन क्या होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, डोपामीन होता है, हाँ जी, नॉन एपिनेफ्रिन होता है। कहीं ना कहीं हमारे डोपामीन का जो लेवल है डिक्रीज हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें ये हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नहीं। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर में दो चीज आती है, कौन कौन सी, एक होता है हमारा डोपामीन, फिलहाल अभी डोपामीन पे एक सॉन्ग भी आया हुआ है, याद है, डोपामीन पे एक सॉन्ग भी आया, याद है वो आपको, है ना। फिर उसके बाद क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन, HRINE, नॉन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब एनाटॉमिकल एरिया की बात करूं तो एनाटॉमिकल एरिया में क्या क्या आते हैं बता दो। एनाटॉमिकल एरिया में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, जो कि रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
ये अटेंशन इम्पल्सिव कंट्रोल, रिस्पायरेशन एंड अटेंशन इम्पल्स कंट्रोल करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। कोई भी पूछे कि न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एनाटॉमिकल एरिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि इम्पल्स एंड अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे, ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर ना अगर मैं पूछूं कि सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है? हाइपर एक्टिव। याद रखना, हाइपर एक्टिव इज द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी। ठीक है, हाइपर एक्टिव, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा, एक्टिव कोई भी एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखो, ट्रीटमेंट में हमारे पास अभी तक अगर अगर आपने फार्मा को अच्छे से सॉरी फार्मा कह रहा हूँ, मेंटल को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो हमेशा दो ट्रीटमेंट हम लगाते हैं। कौन से? एक होता है साइकोथेरेपी, एक होता है फार्मा थेरेपी। ठीक है, और साइको में भी दो बहुत ज्यादा, साइको में भी दो तीन थेरेपीज बहुत ज्यादा कॉमन है। सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, और फिर उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, बिहेवियर थेरेपी हो जाता है। ठीक है, सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो जाती है, सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन अगर मैं एडीएचडी के बच्चे की बात करूं तो इसमें फार्मा थेरेपी जो होता है वो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। इसमें मेनली फार्मा ही चलाते हैं, फिर उसके बाद लेट में जाते हैं सिर्फ फाइको में। अब फार्मा में भी दो ड्रग्स होते हैं, याद रखना। एक होता है सीएनएस स्टिमुलेंट, एक होता है नॉन स्टिमुलेंट। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट क्यों देते हैं और नॉन स्टिमुलेंट क्यों देते हैं, अब ये भी बात ध्यान रखो। दिमाग से चलोगे, आराम से पढ़ रहो, आराम से बता रहा हूँ, देखो क्या। सीएनएस स्टिमुलेट इसलिए देते हैं क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, हमारे न्यूरॉन्स को हमें क्या करवाना है, स्टिमुलेट करवाना है, इसलिए सीएनएस स्टिमुलेट देते हैं। सिंपल सा। ठीक है, देखो अब सीएनएस स्टिमुलेंट जब हम देते हैं तो सीएनएस इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, बताओ। सीएनएस इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ पे हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन कौन से पेशेंट है? कोई बच्चा जो कि हार्ट डिसीज का है, कोई बच्चा हार्ट डिसीज का है, तो उससे हम सीएनएस इंस्ट्रूमेंट नहीं देंगे। याद रखना, सीएनएस इंस्ट्रूमेंट का साइड इफेक्ट क्या होता है? इंसोमिया, इंसोमेनिया। ठीक है, इंसोमेनिया होता है। कौन से बच्चे को नहीं देते? हार्ट वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, ड्रग की बात कर लेते हैं तो ड्रग में आता है सबसे पहले मिथाइल, मिथाइल METHYL, मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, मिथाइल फेनिडेट होता है ड्रग का नाम। मिथाइल फेनिडेट जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, याद रखना, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइल पेनिडेट। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है ग्रोथ सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई बच्चा है जिसको मिथाइल पेनिडेट चल रहा है और उसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? भाई उसके अंदर ग्रोथ ही नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रोथ सप्रेशन है। ठीक है, और इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? इसको बचाने के लिए अगर मान लो हफ्ते में 7 दिन है, ठीक है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो हम कंटिन्यू बच्चे को हम ये ड्रग नहीं देते हैं मिथाइलपेनिडेट। उसमें क्या होता है, एक दिन 2 दिन रोक रोक के देते हैं, क्योंकि वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी रिलीज होता रहे बच्चे के अंदर। ठीक है, ये हो जाता है। और हाँ, ग्रोथ मिथाइलपेनिडेट जो होता है वो क्या करता है? ग्रोथ सप्रेशन भी होता है और टिक्स भी करवाता है। टिक्स का मतलब हिचकी वगैरह आना, बार बार सिरिलाना, ये सारी चीजें हो जाती है। फिर उसके बाद हम मोडाफिनिल भी दे सकते हैं, एम्फेटामाइन भी दे सकते हैं, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, नॉन स्टिमुलेंट की बात करें तो नॉन स्टिमुलेंट में कौन से एजेंट्स का यूज करते हैं? नॉन एपिनेफ्रिन रीअबिटेक इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है। और इसके अंदर कौन से दो ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमन है, बता दो। नॉन एपिनेफ्रिन में दो ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमन, जल्दी बताओ। एक का नाम है तुम्हारा एटो एटोमोथिन, और एक का नाम है तुम्हारा अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, ब्यूरोपेनॉन। ठीक है, अब ये जो एट्रोमिथाइन है, एट्रो एटो MOXETINE, ठीक है, एटो, स्पेलिंग बोल लो, लिख लो आराम से, ATOMOXETINE, एटो एटोमोथिन। ठीक है, ये जो भी है, ये जो होता है ना, ये साइड इफेक्ट, ये क्या करता है? इसके अंदर एक साइड इफेक्ट है। क्या करता है साइड इफेक्ट में? ये साइड इफेक्ट क्या है कि सुसाइडल आइडियल टेंडेंसीज को इंक्रीज कर देता है। सुसाइडल के थॉट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अल्फा 2 एंटागोनिस्ट क्या होता है? अल्फा 2 एंटागोनिस्ट जो होता है वो क्लोनाडिन है ना, क्लोनाडिन हो गया और सारी चीजें होती हैं, और ग्लुफ्रासिन हो गया, क्लोनाडिन, ग्लुफ्रासिन। ठीक है, तो ये क्या करता है? देखो, क्लोनाडिन जो इसके अंदर अल्फा 2 एंटागोनिस्ट जो होता है ना, क्लोनाडिन जो होता है वो हम टिक्स में भी यूज करते हैं। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो ये हाइपोटेंशन करता है और सेडेटिव होता है। ठीक है, हाइपोटेंशन और सेडेटिव, हाइपोटेंशन करता है एंड सेडेटिव होता है। ब्यूरोपेनिन हो गया, नॉर्मल है। ठीक है, साइकोसोशल में क्या करते हैं? सीबीटी बीटी है ना, सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया। फिर उसके बाद होता है सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है, वो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ये हो जाता है। तो इससे अगर रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। फिलहाल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो ये क्या था, ये था एटोमॉक्सिटीन, ठीक है, एटोमॉक्सिटीन, एटोमॉक्सिटीन, ठीक है, एटोमॉक्सिटीन था। साइड इफेक्ट क्या था, सुसाइडल टेंडेंसीज को बढ़ा देता था, ठीक है, नॉन स्टिमुलेंट में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके बाद एक नया कंडीशन पढ़ने वाले, और कंडीशन का क्या नाम होने वाला भाई, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी जिसे कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तब तक एक बार तो वेल, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं भाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, एएसडी। और एएसडी जैसे हमने अभी तक क्या कर लिया था, एडीएचडी, ठीक है, एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर जो बच्चा था वो हाइपर एक्टिव हो जा रहा था, अटेंशन क्रिएट नहीं कर पा रहा था, इन अटेंशन था, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं एएसडी भी बोल सकता हूँ, हाँ जी एएसडी भी बोल सकते हो। क्या ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, हाँ ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब जितने भी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे ये सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही है, ठीक है। तो ये अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो न्यूरो डेवलपमेंटल, एनडीडी लिख सकता हूँ क्या ऐसे, हाँ जी एनडीडी लिख सकते हो, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर दो सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला वाला जो सिम्टम्स है उसको कहते हैं डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन। देखो लिखा है, थोड़ा सा जूम करोगे तो मिल जाएगा कि डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन। डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा समाज में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं और आप बात करते हैं उस तरीके से वो बात नहीं कर पाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर, एक ही चीज को बार बार कर रहा है, ठीक है। डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, देखो पुअर रेसिप्रोकल सोशल स्किल्स, जितने भी उसके सोशल स्किल्स होते हैं वो सब पुअर होते हैं। इन्फेंट लैक सोशल स्माइल, जो सोशल स्माइल होता है, जैसे कोई बात कर रहा है तो स्माइल करके जो बात करते हैं, ठीक है, एक एटीट्यूड मेंटेन करके वो कुछ नहीं कर पाता है। सोशल बिहेवियर इन अवेकर्ड, पुअर आई कांटेक्ट, ठीक है, उसका जो बच्चे का जो आई कांटेक्ट रहता है वो भी पुअर, बहुत खराब आई कांटेक्ट रहता है, वो आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर, सेकंड वाला। डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन, पुअर उसका स्किल्स जितने भी रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर रहेंगे, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाएगा, लैंग्वेज बैरियर रहेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर के अंदर क्या होता है, देखो एक्टिविटीज आर रिजिड, ठीक है, ऑफन प्ले विद टॉयज इन रिचुअल मैनर, चेंज इन फाइटिंग टू देम। सिंपल सा बताऊं, देखो एक पॉइंट पहले, मैं तीन पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या है, एक्टिविटी आर रिजिड, ठीक है, मोनोमोटस, जितनी भी उसकी एक्टिविटी रहेंगी वो अलग टाइप की रहेंगी, जैसे मैं अगर मैं बैठ रहा हूँ तो वो अलग तरीके से बैठेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, ऑफन प्ले विद टॉयज इन रिचुअल मैनर, अगर मैं जो मान लो एक बाइक दे दी गई या एक छोटा सा टॉय दे दिया गया, ठीक है, तो टॉय के साथ मैं कैसे खेलूंगा, मैं नॉर्मल जैसे सारे बच्चे खेलते हैं वैसे खेलूंगा, पर नहीं, वो बच्चा अलग तरीके से उसको खेलेगा, अलग तरीके से चलाएगा, ठीक है। चेंज इन फ्लाइटिंग टू देम, ठीक है, उसको बहुत डर भी लगेगा। ये सारी चीजें होती है रेस्ट्रिक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर के अंदर। इटियोलॉजी की बात करूं तो इटियोलॉजी में देखो व्हाट आर द कॉजेस, जेनेटिक फैक्टर होता है और प्रीनेटल या फिर पेरीनेटल फैक्टर होता है, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी। तो जेनेटिक फैक्टर में सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बहुत ज्यादा देखा गया है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर देखा जाता है, तभी होता है। और फिर ट्यूबरक्लोसिस स्क्लेरोसिस, ठीक है, हटाओ, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी याद करना है, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ एएचडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। प्रीनेटल हो जाता है एंड पोस्टनेटल, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट में भी दो चलते हैं इसमें, कौन कौन से ट्रीटमेंट चलते हैं, वो चलता है मेरे भाई ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी एंड फार्माथेरेपी। साइको में क्या है, साइको में सीबीटी और पेरेंट ट्रेनिंग वगैरह, जो उसके पेरेंट्स उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। फार्मा में देखो, फार्मा में ना इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, ये टारगेटेड थेरेपी देते हैं। टारगेटेड थेरेपी मतलब अगर मान लो बच्चे के अंदर सीजर्स आ रहा है तो सीजर्स देंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर एडीएचडी का सिम्टम्स हो रहा है तो उसको एडीएचडी वाले ड्रग्स देंगे। और ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ये ट्रीट नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग होता है। एक बात फिर से लिख दे रहा हूँ, ये लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग है ये ट्रीट नहीं होता है, ये ट्रीट नहीं होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग ही चलता रहता है, ये इनट्रीटेबल है, ये रुकेगा नहीं। ये अगर अगर हो गया तो भाई ये रुकता नहीं है। टिपिकली ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है ये। तो अगर मान लो इरिटेबिलिटी होती है तो उसके रिलेटेड हम अलग अलग ड्रग देते हैं, जैसे रिफ्रेडोन हो गया, ठीक है। एएचडी का अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो कौन सा देते हैं, मिथाइलोपेनिडीन हो गया, ठीक है। अगर सीजर्स आ रहा तो एंटी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, ठीक है। ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू टारगेटेड सिम्टम्स या उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स का अकॉर्डिंग देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब एसएलडी, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर।
ये क्या है, ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एनडीडी मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये, एक पॉइंट लिख सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, persistent डिफिकल्ट इन लर्निंग एकेडमिक स्किल्स सच एज रीडिंग एंड राइटिंग। एक मिनट रुक जाओ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो था ना, वो DSM-5 एंड ICD-11, ठीक है, याद रखना DSM-5 एंड ICD-11 ने इसको पहले क्या, पहले किस नाम से जाना जाता था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो प्रिसाइव प्रीवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम पे जाना जाता था, ठीक है। लेकिन DSM-5 और ICD-11 ने इसको अलग वे में क्लासीफाई कर दिया, और उसके अंदर ना ऑटिज्म, और इस ऑटिज्म के अंदर 5 डिसऑर्डर आते थे पहले। 5 डिसऑर्डर का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है ऑस्टिक डिसऑर्डर, एक होता है रेट सिंड्रोम, एक होता है चाइल्डहुड डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, एक होता है एप्रेक्स डिसऑर्डर, एक होता है PDD, ठीक है। ये पांचों का कॉम्बिनेशन है ऑटिज्म, याद रखना इसको, ठीक है। रेट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, सेरिब्रल जो हेड का सर्कम्फ्रेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में क्या होता है, प्रेसिस्टेंट डिफिकल्टी इन लर्निंग एकेडमिक स्किल्स सच एज रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बच्चा जो होता है वो एकेडमिक स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाता है। अगर मैं कहूँ कि ये बच्चा MR का है क्या, मेंटली रिटार्डेड नहीं, इसका जो इंटेलेक्चुअल पावर होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। रीडिंग स्किल्स सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन वो एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाता है। और इसके अंदर कुछ देखो क्लिनिकल टर्म्स आते हैं क्या, कि इम्पेयरमेंट इन, अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन रीडिंग डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन राइटिंग, अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा तो डिसग्राफिया हो गया, ग्राफिया मतलब ग्राफ वगैरह। डिसकैलकुलिया मतलब मैथ में कहीं ना कहीं दिक्कत है उसको, मैथमेटिक्स नहीं कर पा रही है, राइट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये राइट नहीं कर पा रहे, मैथ में नहीं कर पा रहा। ट्रीटमेंट की बात करूँ इसमें देखो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट कोमॉर्बिड, इसके साथ ये हो सकता है, ADHD के साथ हो सकता है ये, ठीक है। को और डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर मान लो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, ADHD हो गया, तो कहीं नहीं, अगर ये डिसऑर्डर है तो उनके साथ ये देखने को मिलता है, SLD देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो एजुकेशनल प्लान करेंगे, क्योंकि उसका एजुकेशन में मन नहीं है तो एजुकेशन प्लानिंग करेंगे। हेल्प टू एक्वायर्ड स्किल्स, जितने भी उसके स्किल्स वगैरह हैं उसको एक्वायर करने में हम हेल्प करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम करने वाले हैं आप लोग का बहुत ही मन पसंदीदा टॉपिक, मतलब फेवरेट टॉपिक जिसे कहते हैं, बहुत नर्सिंग में ना आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी उसे पढ़ा होगा। आपने जब साइकोलॉजी पढ़ रहे होगे तो उसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। उसके कुछ क्या कहते हैं, कैलकुलेशन भी पढ़े होंगे आपने, कुछ फॉर्मूला भी था। याद करो, याद करो। याद आया, याद आया, नहीं याद आया, भूल गए, याद आया कि भूल गए। अब हम पढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल, RETARDATION, मेंटल रिटार्डेशन, MR, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गैस अब हम क्या करने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले क्या, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, देखो आप जब BSc में एडमिशन लिया होगा आपने, तो स्टार्टिंग से ही क्या हो जाता है भाई, हम ना उसमें साइकोलॉजी में हम मेंटल रिटार्डेशन पढ़ते हैं, ठीक है। MR क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। मेंटल एज अपॉन MA/CA, ठीक है, × 100। तो ये बहुत सारी हम मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, अरे ये होता क्या है, ठीक है। चलो देखो, तो मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है ना, इसको जो DSM-5 ने क्या किस में क्लासिफाई कर रखा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, ID। मेंटल रिटार्डेशन को DSM-5 ने कहा है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और ICD-11 ने क्या किया कि डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। नामकरण जिसे कहते हैं, इन्होंने अपना अपना नामकरण दे रखा। जैसे कि मान लो जैसे क्या होता है कि एक पेन है, नॉर्मल एक पेंसिल है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं यार ये पेंसिल है, बहुत लोग कहेंगे नहीं इट्स इसे उसको अलग नाम दे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूँ एक और, जैसे कोको कोला रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक रहता है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, उसको बहुत लोग कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई कहते हैं बेवरेज है ये, है ना। तो अलग अलग नाम देना, सेम ऐसे यहाँ पे भी काम किया गया कि DSM-5 ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दे दिया, ICD-11 ने डिसऑर्डर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दे दिया, सिंपल सा फंडा, है ना। अब एक चीज कॉमन चल रहा है आपका, क्या कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, ध्यान दिया नहीं दिया, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता क्या है।
मेंटल रिटार्डेशन हम पढ़ रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब हो गया कि आप समझोगे कि बच्चा जो है वो केपेबल नहीं है कुछ सीखने के लिए, है ना। पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस एंड एडॉप्टिव बिहेवियर। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एडॉप्टिव बिहेवियर। जैसे एडॉप्टिव बिहेवियर का मतलब क्या हो जाता है कि मैं उसको कोई स्किल्स अडॉप्ट करने को बता रहा हूँ। बच्चा गया है प्ले स्कूल में, ठीक है, प्ले स्कूल में मैंने भेज दिया। अब वहां पे क्या होगा, बहुत सारे स्किल्स वगैरह होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग करना, है ना, छोटे छोटे स्टेयर्स पे, है ना, सिटिंग पोजीशन, वो सब अडॉप्ट बिहेवियर को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है भाई, जैसे इंटेलेक्चुअल फंक्शन का मतलब हो जाता है रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब उसके वो नहीं कर पाएगा। रीजनिंग मतलब पढ़ना बार बार, लर्निंग हो गया, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जितने भी होते हैं ये सब इंटेलेक्चुअल के अंदर आता है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है, हमारे इनर माइंड, ठीक है, ये नहीं कर पाता है। एडॉप्टिव बिहेवियर का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ चीज को वो अडॉप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसके बाद इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं एमआर के। ठीक है, हमारा जो मेंटल रिटार्डेशन, अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं एमआर हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं एमआर तो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल ही हूँ ना। तो नॉर्मल का कुछ एक मेंटल वो होता होगा ना, कुछ क्राइटेरिया होता होगा। ठीक है, क्या होता है देखो, नॉर्मल का 90 to 109 नॉर्मल होता है। ठीक है, एम ब्रेन, बॉर्डर लाइन 70 to 89, और जो एमआर जो बच्चे होते हैं एमआर, वो बिलो 70 में आते हैं। अब एमआर जरूरी नहीं है कि जो हर कोई एमआर ही है, बिलो 70 वाला हर कोई एमआर है, नहीं। देखो, माइल्ड 50 to 90, मॉडरेट 35 to 49, सीवियर 20 to 34, और प्रोफाउंड मतलब लेस देन 20। अब इसमें आप पूछोगे क्वेश्चन कि जो भैया ये जो एमआर के जो बच्चे होते हैं ये पढ़ नहीं पाते हैं क्या, मतलब हमेशा एल ही रहते हैं, एवी रहते हैं? नहीं, वो पढ़ लेते हैं। उनको हम थोड़े से स्किल्स सिखाएंगे, बहुत ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है, थेरेपीज वगैरह देने पड़ते हैं, तो सीख लेते हैं। लेकिन अगर माइल्ड और मॉडरेट में बच्चा है तो सीख लेगा, सीवियर वाला नहीं सीख पाएगा भाई, प्रोफाउंड वाला तो भूल ही जाओ, है ना, प्रोफाउंड वाला तो तुम भूल ही जाओ, सीवियर वाला बच्चा थोड़ा सीख लेता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसकी एटियोलॉजी की बात करेंगे। एटियोलॉजी मतलब व्हाट इज द कॉजेस, कॉज क्या क्या होता है एमआर के लिए, कुछ नहीं आ रहा, सिंपल सा एक फॉर्म, जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर तो हर कोई लिखेगा तुम्हारे क्लास में, अगर मान लो पेपर हो रहा है तो जेनेटिक फैक्टर तो हर कोई लिख के आएगा। अब जेनेटिक फैक्टर में भी तुम कुछ अलग लिखोगे। अब जेनेटिक फैक्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा होता है, देखो, जेनेटिक फैक्टर में सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, जो कि मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, वो होता है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21, डाउन सिंड्रोम ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम मोस्ट कॉमन तुम्हारा डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, अगर कोई बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं मेंटल रिटार्डेशन उसके अंदर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा बात करते हैं एक्वायर्ड एंड डेवलपमेंटल फैक्टर। एक्वायर्ड एंड डेवलपमेंटल फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है भाई, एक्वायर्ड एंड डेवलपमेंटल, प्रीनेटल, पेरीनेटल, याद है मैंने पहले भी बताया था, प्रीनेटल एंड पेरीनेटल, जब बच्चा डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज हो गई तो उसके अंदर तो वो सारी हो जाती है, प्री एंड पेरी। ठीक है, एक्वायर्ड चाइल्डहुड डिसऑर्डर। अब चाइल्डहुड डिसऑर्डर मतलब क्या हो जाता है भाई, इन्फेक्शन, बचपन में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, हेड इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, है ना, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर सच एज लीड, अगर बच्चा जो है लेट्स, अगर मम्मा जो है उसकी जो है लेट से ज़्यादा एक्सपोजर हो गई, हेड इंजरी हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एटियोलॉजी में। ठीक है, इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में देखो, एक तो फार्मा होता है, एक होता है साइको, सॉरी साइको कह रहा हूँ, एक होता है फार्मा, एक होता है थेरेपीज वगैरह देते हैं। ठीक है, फार्मा और मैं बता ही देता हूँ, चलो देखो, अगर मैं फार्मा की बात करूँ, फार्मा में क्या क्या चलाएंगे, फार्मा में भाई आपका चलेगा SSRI और बेंजोडाइजेपाम, BZD, अरे BZD, बेंजोडाइजेपाम। साइको में क्या चलेंगे, साइको में चलेंगे बिहेवियर थेरेपी, CBT, और फैमिली थेरेपी। ठीक है, ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, ठीक है, ये तो चलेंगी चलेंगी। इसके साथ एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है भाई, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब सच एज सब्सटेंस, जैसे मान लो जो मदर है वो सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहल वगैरह, तो उसको हम रोक सकते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज मत करो आप। ठीक है, ये सारी चीजें सच एज सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्टिमल मैटरनल हेल्थ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या करते हैं, प्रमोट अटेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कैन डिमिनिश द कॉजेस एंड मिनिमाइज सीक्वेंस ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या करते हैं, देखो सेकेंडरी में हम प्रमोट करते हैं उनकी क्या कहते हैं,
अटेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हम जो मदर होती है उसको हम कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं कि देखो अगर बच्चा एमआर का होगा तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सबको छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारी किसमें, मेंटल रिटार्डेशन में। अब इसके बाद इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बहुत लोग को पता होगा, बस जल्दी बता दो। एमआर का एक फॉर्मूला आता है, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है, कहाँ बताओ, चलो यहाँ बताओ, तो यहाँ बताओ, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो यहाँ बता देता हूँ। एमआर का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। और उसके अंदर भी अभी फॉर्मूला आप बताओगे, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन है, चलो फॉर्मूला बता दो एमआर का क्या होता है। सॉरी, आईक्यू इंटेलेक्चुअल, आईक्यू का इंटेलेक्चुअल क्वोटिएंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एमआर मेंटल, सॉरी एमआर कह रहा हूँ, एमए मेंटल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, क्या समझे, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, ये एमआर का फॉर्मूला, मतलब आईक्यू का फॉर्मूला। हमारी आईक्यू कितनी है, नॉर्मल की जो आईक्यू होती है वो होती है 109 से 90 से 109। एमआर का जो बच्चा होता है लेस देन 70 आईक्यू होता है उसका। आईक्यू की बात करूँ तो एम ए अपॉन सी होता है। और जो क्रोनिकल एज होता है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्रोनिकल एज, दो वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लिया, क्रोनिकल एज के बारे में बताओ। क्रोनिकल एज जो होता है ना वो नॉट लेस देन 15, याद रखना। क्रोनिकल एज 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से ज्यादा हो रहा तो उसके लिए अलग ही डायग्नोस है। 15 से कम क्रोनिकल एज लिखो, मेंटल एज लिखो, उसका मेंटल एज कितना है इंटू 100 कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाता है। तो हमारा ये हो चुका है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, जिसमें सब वो करते हैं, समाज से हटके बच्चा काम करता है ना, वो पढ़ने वाले हैं अब हम। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक नया डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी जो नया डिसऑर्डर है, ये कौन सा डिसऑर्डर भाई, ये है डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखो एज अ पेरेंट अगर आप ये वीडियो को वॉच कर रहे हो ना, तो ये जो अगर आपने इस डिसऑर्डर को अगर बच्चे के अंदर कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के वो एंटी सोशल डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करना होगा। अब इसके अंदर हम दो डिसऑर्डर पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक होता है ऑप्शनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, एक होता है कंडक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। अभी ऑप्शनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओडीडी भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई, हाँ कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो गलती करने के बाद भी अपनी, जिसे एक्सेप्ट करते हैं ना, एक्सेप्टेंस वो नहीं करता। देखो, डोंट टेक रेस्पॉन्स फॉर मिस्टेक, पुट ब्लेम्स ऑन अदर, फ्रीक्वेंट आर्ग्यू विद अडल्ट, ठीक है। बार बार बड़ो अपने जो सीनियर रहेंगे उससे, मतलब बड़े क्या मतलब अपने जो माता पापा मम्मी पापा रहेंगे या फिर भैया रहेंगे उनसे हमेशा आर्ग्यू करेगा, ठीक है। कोई भी गलती करेगा उसका ब्लेम खुद नहीं लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी मिस्टेक करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नहीं लेता, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, पैटर्न ऑफ नेगलिस्टिक डिसओबीडियंट एंड हॉलिस्टिक बिहेवियर, है ना, हॉलिस्टिक बिहेवियर टुवर्ड्स अथॉरिटी, ठीक है। हॉलिस्टिक बिहेवियर याद रखना, नेग्लेंसी याद रखना, ठीक है, नहीं मानता। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 6 मंथ। अगर ये बच्चे के अंदर 6 महीने से ज्यादा अगर आ रहा है ये, तो हम कहीं ना कहीं हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें इसका, तो ट्रीटमेंट दो ही है, एक होता है फैमिली इंटरवेंशन, भाई फैमिली को सपोर्ट इंटरवेंशन बताना कि हाँ ये बच्चा ऐसे है, और दूसरा हो जाता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बहुत ही कॉमन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिव डिसऑर्डर की। भाई देखो कंडक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, कंडक्टिव डिसऑर्डर अभी तो मैंने बता दिया कि ऑप्शनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्लेम नहीं ले रहा था, कुछ गलती कर रहा था ब्लेम नहीं ले रहा था, बड़ों से झगड़ा कर रहा था। तो सर कंडक्टिव डिसऑर्डर भी यही है क्या, अरे नहीं दुख, तो जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट ऑफ अदर, ठीक है। जैसे मेरा क्या राइट है कि मैं जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या राइट है, मेरा राइट है कि 10 लोग खड़े हैं उसके बीच में जाके अपना एक ओपिनियन दे दूं, है ना, ओपिनियन दे दूं, जैसे हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन कंडक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे क्या होते हैं, जैसे 10 लोग बात कर रहे हैं तो उसके बीच में जाके झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा, वॉयलेशन क्रिएट कर देगा, है ना। एंटी सोशल टाइप का होता है ये, एंटी सोशल, लेकिन इसको कहते नहीं है एंटी सोशल, ये बिलो 18 ईयर्स के अंदर होता है कंडक्टिव डिसऑर्डर। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं और 18 ईयर्स से ऊपर चला जाता है तो उसको कहते हैं एंटी सोशल, ठीक है। कंडक्टिव डिसऑर्डर बिलो 18 ईयर्स के होते हैं। फिजिकल एग्रेशन, थ्रेट टू हार्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, थीफ,
है ना। तो क्या होता है कि फिजिकल एग्रेशन मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता है और थ्रेट देता रहता है कि नहीं मैं इसे तोड़ दूंगा, ये क्या है, ये हटाओ इसे, मैं तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। ये सारी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, चोरी वगैरह भी करता है। वो जो प्रॉपर्टी वगैरह रहती है, जैसे मान लो कहीं पे बैनर लगा हुआ है, कहीं पे पैम्पलेट लगा हुआ है रोड पे, उसको तोड़ देगा वो, है ना। कहीं पे सिटिंग चेयर लगा हुआ है, उससे तोड़ के भाग जाएगा। तो ये सारे हो जाते हैं कंडक्टिव डिसऑर्डर के बच्चे। ड्यूरेशन इसका लेस देन एटलीस्ट 12 मंथ होना चाहिए, या फिर लेस देन, या सॉरी मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ होना चाहिए। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, देखो एक और बताता हूँ। चिल्ड्रन विद कंडक्टिव डिसऑर्डर मे लेटर डेवलप एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, एएसपीडी, ठीक है। अगर बच्चे को कंडक्टिव डिसऑर्डर है और उसको हम ट्रीट नहीं करते, तो आगे चल के उसके अंदर एएसपीडी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप होने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करते हो तो सीबीटी होता है ट्रीटमेंट इसका, हम सीबीटी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, और एंटी टिपिकल एंटी साइकोटिक सच एज एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं। हो गया, चलो कंडक्टिव डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद एक लास्ट डिसऑर्डर है, वो है टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, टिक मतलब वो टिक टिक है क्या, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो टिक क्या होता है, आपने वो पिक्चर देखा होगा, हिचकी देखा है, हिचकी, हिचकी देखा है ना। उसमें क्या होता है, जो एक्ट्रेस होती है उसको क्या होता है, बारह ऐसे करती है ना, फिर ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, उसको कहीं ना कहीं वो एक डिसऑर्डर है। वो कौन सा डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है मोटर डिसऑर्डर, क्योंकि बार बार ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, मोटर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज को रिपीटेड करना, देखो बताता हूँ। सडन रैपिड रिकरेंट मोटर मूवमेंट एंड वोकलाइजेशन, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं बैठा हूँ, या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोलो अरे उधर, अरे उधर, अरे उधर, अरे उधर, हर 2 मिनट में बोलो अरे उधर जाओ, हर 2 मिनट में बोलो अरे उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या वोकलाइजेशन हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना। देखो सडन रैपिड रिकरेंट मूवमेंट, रिकरेंट बार बार बोल लो। जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये है मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है, मैं क्या करूँ, ऐसे 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 कर दे रहा हूँ, या फिर ऐसे 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 कर रहा हूँ, मतलब क्या है, एक ही चीज को तुम बार बार कर रहे हो, ठीक है, वो हो जाता है रिकरेंट। जैसे मान लो बहुत लोग क्या करते हैं, लिखते लिखते क्या करते हैं, उनका हाथ होता है ऐसे हिलता है, हिलता रहता है, वो अलग कंडीशन होती है, डिसीज होता है, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसे बैठा हूँ मैं, ऐसे अपना गला हिला रहा हूँ, ऐसे हिला रहा हूँ, 2 मिनट पे हिला दे रहा हूँ, 2 मिनट पे नेक हिला रहा हूँ, क्या है ये टिक डिसऑर्डर में। और टिक डिसऑर्डर में क्या मोटर टिक होता है, ठीक है, ये होता है टिपिकली परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू इरिटेबल प्री मोटिलिटी अर्जेस, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो ये जो होता है, ये पर्सन जो होते हैं, ये करते क्यों है, ये उनको मजा आता है क्या, अरे मजा नहीं आता है। उनको क्या होता है ना, वो इरिटेबल करता है, इरिटेट होता है वो, इरिटेट ऐसे वहां पे ना इरिटेशन कुछ क्रिएट होता है, उसको हटाने के लिए करते हैं ये, ठीक है। टिपिकली परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू इरिटेट प्री मोटिलिटी अर्जेस, अर्ज होता है वो करते हैं, ठीक है। अब देखो मोटर टिक होता है, एक वोकल टिक होता है। मोटर टिक में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स सिंपल मतलब नॉर्मल, कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ बता देना, जैसे कि ग्रूमिंग बिहेवियर हो गया, इकोप्रेक्सिया हो गया, ठीक है, ग्रूमिंग हो गया, टच बिहेवियर हो गया, ये सब आ जाता है मोटर में, बार बार एक ही चीज को टच करना, ठीक है, ग्रूम करना बार बार, ये सारी चीजें। वोकल में क्या हो जाता है, रिपीटेटिव वर्ड, किसी 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 भी एक वर्ड को बार बार रिपीट कर देना, ये हो जाता है। अब ये जो टिक सिंड्रोम, टिक डिसऑर्डर होता है, ये आगे चलकर हम ट्रीट नहीं करते, तो आगे चल के फिर टिक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। टिक सिंड्रोम का मतलब क्या हो जाता है कि अगर तुम्हारा मोटर और वोकल दोनों कॉम्बिनेशन आ गया किसी पेशेंट के अंदर, मान लो मेरे अंदर सिर्फ मोटर है, ठीक है, मेरे अंदर सिर्फ मोटर है, कि मेरे सामने वाले जो बैठा है उसके अंदर सिर्फ टिक है, ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर दोनों है। अब दोनों वाले को क्या कहेंगे, दोनों वाले को कहते हैं ट्राउजर सिंड्रोम, ठीक है, TOURETTE, ट्राउजर सिंड्रोम, ट्राउजर सिंड्रोम कहते हैं। देखो क्या लिखा है ट्राउजर सिंड्रोम में, इसका डेफिनेशन देख लो एक बार, कि बोथ मल्टीपल मोटर टिक एंड वन और मोर वोकलिस्टिक प्रेजेंट एट सम टाइम ड्यूरिंग द इलनेस, ठीक है। या तो दो मोटर, दो मोटर इसके और एक वोकल, दो मोटर एक वोकल अगर प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं वो ट्राउजी सिंड्रोम में आता है। और सम टाइम ड्यूरिंग द इलनेस, इसका जो ऑनसेट होता है बिलो 18 ईयर्स होता है, 18 बिलो 18 ईयर्स हमें देखने को मिल जाता है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो देखो ट्रीटमेंट में सबसे पहले फार्मा की बात करें, क्लोराइडिन देते हैं, ग्लूटासिन देते हैं, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो साइकोथेरेपी होता है, साइकोथेरेपी में HRT थेरेपी देते हैं। HRT थेरेपी क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, HRT थेरेपी क्या होता है, बताओ 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 जल्दी, HRT थेरेपी क्या होता है। HRT मतलब होता है हैबिट रिवर्सिबल थेरेपी, हैबिट रिवर्सिबल थेरेपी, ठीक है, ये होता है हमारा HRT। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इजी था, ज्यादा कठिन नहीं था।
डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्टिव मतलब दो आता है, कौन कौन सा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऑप्टिमल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, दूसरों पर ब्लेम करता है कि मैंने गलती नहीं की, हमेशा बड़ों से लड़ाई करेगा, सब कुछ नुकसान करेगा। कंडक्टिव में मतलब, कंडक्टिव मतलब क्या, इसमें नुकसान करता है, थ्रिफ्ट करता है, मतलब चोरी चोरी चकारी करता है, चोरी चोरी करता है ना। और फिर क्या करता है ये, थ्रेट देता रहता है हार्म करने का, मैं तोड़ दूंगा। टिक में सडन सडन क्या, सडन रैपिड रिकरेंट मूवमेंट होता रहता है, वोकलाइजेशन और कुछ भी कर सकते हैं। मोटर एंड वोकल दोनों होता है, ठीक है। मोटर में बार बार सिर हिलाना, और ये होता है क्यों है, क्योंकि ये रिकरेंट अर्जेस आते रहते हैं, इच्छा होती है तो वो पेशेंट करता है, ठीक है। ये हो गया ऑनसेट इसका 18 ईयर से। ट्रीटमेंट देखो, दो ट्रीटमेंट टिक में तुम ये चलाओगे HRT, इन दोनों में CBT चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली इंटरवेंशन है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, वो है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत लोगों को देखा होगा कुछ खाते ही नहीं है, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि खाने खाने के बाद वो क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो वेल गाइस, हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं क्या, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मतलब मतलब मैं ज्यादा खाऊंगा क्या, मतलब बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा खाने लगते हैं क्या, या फिर वो खाते ही नहीं है, अरे सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। या फिर मतलब वो उल्टी कर, अरे ये भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो पढ़ेंगे। देखो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है ना, जो बच्चा होता है वो कुछ मतलब किसी में क्या होता है कि किसी बच्चों में क्या होता है कि वो खाते नहीं है, कि वो सोचते हैं कि मेरा जो वेट है, बॉडी वेट है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, कोई बच्चे होते हैं जो बहुत खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, ठीक है। ठूस ठूस के खाना मतलब, ठूस ठूस के क्या होता है, बिंज, ठीक है, बिंजिंग ईटिंग, ठीक है। बिंजिंग ईटिंग का मतलब पूरा ठूस ठूस के खाना, पेट भर के खा रहा है वो आदमी, ठीक है, ये हो जाता है। कोई बच्चे क्या होता है कि वो खाना खाने के बाद क्या करते हैं, वो वॉमिट करते हैं, टू फिंगर होता है, वो अपने टैंक के अंदर ले जाते हैं और वॉमिट कर देते हैं। वो कि वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे जो बॉडी इमेज है वो कहीं खराब ना हो जाए, मैं ऑयली सच में ज्यादा खा लूं, ठीक है। वो जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर हम मेनली 3 चीज पढ़ने वाले हैं। अब वो क्या है, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। फिर से देख लो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, BULIMIA, बुलिमिया नर्वोसा, नर्वोसा ही होगा यहाँ पे, है ना, ये लगा है नर्वोसा, एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ये अब इसमें जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ने वाले। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है कि जो बच्चे के अंदर भूख नहीं लगता है ना, बहुत कम खाता है वो, क्या समझिए, बच्चे के अंदर भूख नहीं लगता और बच्चा जो है वो बहुत कम खाना खाता है। अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो देखो बताता हूं मैं। इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट रेस्ट्रिक्टेड देयर फूड इनटेक रिलेटेड टू देयर एनर्जी, ठीक है। जितना मान लो अगर 10 साल का बच्चा है और उसको एक मान लो लगभग 2500 टू 2500 कैलोरी एनर्जी उसको चाहिए, या फिर उसको कार्ब चाहिए, वो उतना नहीं लेता है, उसका आधा लेगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट करता है अपने आप को, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा गया है, और मोस्ट कॉमन एज ऑफ ऑनसेट क्या होता है, 14 से 18 साल के बच्चों के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द एडोलसेंस के टाइम में ही सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, क्लियर। और इसके अंदर मैं एक और बात बता दूं, इसमें पेशेंट के अंदर ना क्या मिलेगा, इसके अंदर जो होता है वेट जो होता है वो लेस, बच्चे के अंदर वेट जो होगा डिक्रीज रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ओवर वेट नहीं होता। और इसमें जो होता है, अगर मैं को क्या कहते हैं, मोटिलिटी रेट जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, मोटिलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। और इन बच्चों के अंदर जो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन, है ना। इन बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है। कोमॉर्बिड, अगर मैं बोलूँ कि कोमॉर्बिड ऐसा कौन सा डिसीज है जो कि इसके साथ आता है, डिप्रेशन आता है। और हाई मोटिलिटी रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूंगा तो देखो, बच्चा खाना नहीं खा रहा, जाहिर सी बात है BMI उसका डिक्रीज हो जाएगा, हाँ जी BMI डिक्रीज हो जाएगा। और BMI पे ही ICD-11 ने क्या कहा है कि BMI लेस देन 18.5 इन अडल्ट। अगर हम इसका डायग्नोसिस कर रहे हैं और इसका जो BMI है वो लेस देन 18.5 kg आ रहा है, तभी हम इसका डायग्नोसिस करेंगे। इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन और फैटनेस, ठीक है। इन बच्चों के अंदर ये डर भी रहता है कि अगर मैं ज्यादा खा लूंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, है ना, मैं मोटा हो जाऊंगा, मुझे समाज सोसाइटी जो तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो इन बच्चों के अंदर ये डर भी रहता है। डर की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, ये बच्चे हाई मोटिलिटी रेट में जाते हैं,
ठीक है, मरने की तरफ जाते हैं, डेथ रेट पे। डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी इमेज, उन बच्चों के अंदर जब वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा खा लूंगा तो मेरे अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। डिस्टर्बेंस इन दिस सेंस, मेरा जो बॉडी इमेज है, मेरे जो बॉडी फिगर है, फिगर ऑफ द एट जिसे कहते हैं ना, फिगर ऑफ एट या बॉडी इमेज जो कहते हैं, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात, एक बात ध्यान रखना यार, मैं बताता हूँ, जितना भी आप मुझे मॉडल्स वगैरह को देखते हो ना, ये सोचते हो कि ये मतलब इनके जैसे मुझे अपनी बॉडी बनानी है। भाई इनके जैसे बॉडी मत बनाना, विश्वास मानो, इनके जैसे बिल्कुल भी बॉडी मत बनाना। ये बहुत सारे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, है ना, बेल्ट्स वगैरह का यूज करते हैं अपने फिगर ऑफ वेट को मेंटेन करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? अपना लाइफ, अपनी लाइफ है यार, अपनी अपनी जैसे जियो। ठीक है, अपनी लाइफ है, तुम्हें एक लाइफ भगवान ने, ऊपर वाले ने तुम्हें एक लाइफ दे रखा है। ठीक है, 60-70 तक ही जीना, अपने हिसाब से जियो यार, दूसरे को देख के क्यों जी रहे हो, है ना? वो तुम्हारा हीरो थोड़ी ना, आइडियल थोड़ी ना, वो तुम्हारा आइडियल क्यों बना रहे हो अपना? किसी भी हीरो को देख के अपना आइडियल क्यों बना रहे हो? अरे आइडियल बनाना ही है तो किसी वॉरियर को बनाओ आइडियल। समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुम्हें किसी आइडियल बनाना ही है तो किसी वॉरियर को बनाओ आइडियल, जिन्होंने लड़ते लड़ते अपना सर कटा लिया युद्धों में, है ना, उनको बनाओ आइडियल। समझ में भी आता है। अब ये हीरो और सलमान खान और ऋतिक रोशन को आइडियल बनाए फिर रहे हैं लोग आजकल के जेंजीज, है ना, ये सारी मत बनाओ, पढ़ो। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी में, बॉडी इमेज होता है। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं, इसके सब टाइप्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप, एक होता है ब्रिंज, एक होता है बिंज टाइप या फिर पर्जिंग। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हो जाता है कि वो जो फूड का इंटेक होता है वो कम कर देता है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब रोकना, रोकने का मतलब हो जाता है कि डिक्रीज फूड इनटेक। ठीक है, ये हो जाता है। बिंज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, बिंज का मतलब होता है ठूस ठूस के खाना, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा खा लेना। जैसे मान लो आपके साथ कोई दोस्त होगा, ठीक है, आपके साथ एक दोस्त होगा, मेरे साथ एक दोस्त था, उसका नाम ना प्रशांत है। तो वो क्या करता है, कहीं भी आता तो वो जैसे लगता है उसको कभी मिला ही नहीं हो, भूखा भूखा प्यासा नंगा एकदम, वो भाई ठूस ठूस के खाता है एकदम, खा लेगा पूरा एकदम पेट भर के खा लेगा, और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा खाता है वो, है ना वो। तो भाई प्रशांत नाराज मत हो ना, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज इन लेस टाइम, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खाना खाता है बहुत कम टाइम में। पर्जिंग का मतलब क्या हो जाता है? पर्जिंग का मतलब हो जाता है कंपनसेटरी बिहेवियर। कंपनसेटरी बिहेवियर, पर्जिंग का मतलब होता है कंपनसेटरी बिहेवियर, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, देखो इसमें दो टाइप्स का होता है, एक होता है ब्रिंज, बहुत ज्यादा खा लेता है, और एक होता है जो खा के उल्टी कर देता है। अलग अलग है, याद रखना। बिंज बहुत ज्यादा खाना, पर्जिंग कंपनसेटरी बिहेवियर होता है। क्या कंपनसेटरी बिहेवियर का मतलब होता है कि वॉमिट कर देना। ठीक है, वॉमिट करना, उल्टी कर देना खाना खाने के बाद। ठीक है, अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं, नहीं, एक मोस्ट कॉमन कोमॉर्बिड, मैंने बताया था ना कि इसके साथ अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो इसके साथ कौन सा डिसीज, कौन सा डिसऑर्डर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अगर इन बच्चों के अंदर, अगर ये बच्चे हैं, मान लो आपके पड़ोसी में अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा का बच्चा है, तो उसके साथ एक और डिप्रेशन, एक और उसको क्या मिलेगा, उसके साथ एक और जुड़ा रहेगा उसके साथ डिसऑर्डर, कौन सा? डिप्रेशन। ठीक है, वो डिप्रेशन में रहेगा हमेशा। और कोर्सेस एंड प्रोग्नोसिस, सबसे ज्यादा क्या प्रोग्नोसिस रहेगा उसका, कि आगे चल के वो क्या कर सकता है? सुसाइड, हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, क्योंकि उसको फियर है कि मैं मोटा ना हो जाऊं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या दोगे बताओ? सबसे पहले तो भाई हम उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उसका जो बीएमआई है वो कम है, अंडरवेट है वो, तो हम उसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। और हॉस्पिटलाइज क्यों करोगे? क्योंकि न्यूट्रिशन को रिहेबिटेट करवाना है, मोस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो न्यूट्रिशन उसको रिहेबिटेट करवाएंगे। हु आर लेस देन 20% बिलो द न्यूट्रिशन। और हॉस्पिटल किस नहीं, इफ अगर मान लो तुमने उस बच्चे को हॉस्पिटल भी कर दिया, हॉस्पिटल भेज दिया, उसका न्यूट्रिशन रिहेबिटेट भी हो रहा है, लेकिन उस बच्चे का जो वेट है वो बढ़ ही नहीं रहा, क्या करोगे इसमें? उस समय हम करेंगे, खाना खाने के 2 घंटे तक उसको हम अपने अंडर वो देखेंगे, मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, इफ नो वेट गेन, सॉरी मॉनिटर करेंगे, सॉरी मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो अगर उसका वेट नहीं बढ़ता है तो हम 2 घंटे तक उसको मॉनिटर करेंगे कि कहीं वो जो पेशेंट है वो वॉमिट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो पेशेंट पर्जिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं वो पेशेंट कोई वॉमिट, इंड्यूस वॉमिट तो नहीं कर पा रहा अपने आप में, तो उसको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम बिहेवियर थेरेपी और एसएसआरआई भी दे सकते हैं इन बच्चों के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजों की, ये हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंदर कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन भी है। क्या क्या है देखो, मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करो। ठीक है, और फिर वेट को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लो अगर बच्चा आज आया है तो 10 दिन बाद उसका वेट कितना बढ़ा या घटा, वो मॉनिटर करना। फिर उसके बाद सुसाइडल रिस्क असेसमेंट करना, क्योंकि बच्चा सुसाइड में भी जा सकता है। ठीक है, फोकस ऑन वेट गेन, हमें मेन फोकस किस पे करना है? वेट गेन पे, फिर वाइटल्स वगैरह पे तो फोकस करने ही करने हैं। ठीक है, फिर सीवियर, और फिर अगर मान लो कोई सीवियर केस है तो उसको मुझे
एनजी फीडिंग भी करना है, ठीक है। एनजी फीड होता है, एनजी नॉस्ट्रो गैस्ट्रल फीडिंग जो होता है पाइप के थ्रू देते हैं ना, किया होगा हॉस्पिटल में, वो इसी। तो चलो हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया कंप्लीट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। अब हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है देखो, बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, इसमें पेशेंट बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेट डिक्रीज नहीं होता, इसमें वेट गेन करता है पेशेंट। और इसके अंदर मोटिलिटी नहीं होता, बच्चा मरता नहीं है, उसको डिप्रेशन भी नहीं रहता कि मैं मरूंगा, नहीं, ठीक है। एक बार इसकी नोट ले लो, फिर मैं कराने वाला हूँ। क्या करने वाले, अभी तक हमने क्या कर लिया था, एनोरेक्सिया, ठीक है, नर्वोसा। अब हम करेंगे बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है, बच्चे इसमें बुली करते हैं क्या, मतलब एक दूसरे को परेशान करते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, परेशान नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्स ईटिंग होता है। ऑक्स ईटिंग का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खाना, है ना, ठूस ठूस के खाना, मीन्स बिंज ईटिंग, ठीक है। ऑक्स ईटिंग कहते हो, फिर बिंज ईटिंग कहते हो। तो इसमें क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग कंबाइंड विद इनअप्रोप्रिएट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वेट गेन, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना, कंबाइंड विद इनअप्रोप्रिएट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वेट गेन, ठीक है। याद रखना, इसमें जो होता है बच्चा खाना भी खाता है, उसके साथ साथ वो इनअप्रोप्रिएट वेज को अपनाता है, बहुत सारे वेज को अपनाता है कि उसका जो वेट है वो गेन ना हो जाए। मतलब क्या है कि खाना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सिंपल वर्ड में यही है कि ये बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मतलब क्या, तो बच्चा खाना भी खा रहा बहुत ज्यादा, और वो ये सोचता है कि उसका जो वेट है वो गेन भी ना हो। अब वेट ना गेन होने के लिए वो क्या करता है, बताओ, वेट ना गेन होने के लिए वो क्या करता है, वेट ना गेन होने के लिए वो करता है क्या, वो करता है हमारा पर्जिंग बिहेवियर। क्या पर्जिंग बिहेवियर का मतलब क्या, वॉमिट करना, लैक्सेटिव का यूज करना, ठीक है। बहुत सारे लैक्सेटिव हो गया, और फिर क्या कहते हैं, पर्गेटिव हो गया, ये सारी चीजों का यूज करता है वो। अब देखो इसका क्लिनिकल फीचर मैं बताता हूँ। हाँ, एक बात और है कि बुलिमिया नर्वोसा जो होता है वो किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। फीमेल्स में देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। एज ऑफ ऑनसेट क्या है, एज ऑफ ऑनसेट इसका लेट अडोलसेंस से यंग अडल्टहुड, लेट अडोलसेंस से यंग अडल्टहुड तक है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। एक और चीज है, ये ईटिंग ऑफ पर्जिंग ईटिंग बिंग episodes of being eating combined with inappropriate ways of preventing weight gain with associative feelings of lack of control during the binge episode। मतलब क्या हो गया कि जब बच्चा वॉमिट करता है तो वो ये सोचता है कि एसोसिएटिव फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, और जब वो नहीं सॉरी जब वो खाना खाता है ना तो उसको लैक ऑफ कंट्रोल, उसको खुद का कंट्रोल नहीं रहता कि मैं कितना खा रहा हूँ। उससे ये सोचता है कि मैं मिल जाए मैं खा लूँ बस। उसके सामने रखा भाई, उसका अगर पेट भी भरा होगा ना, उसके सामने अगर तुमने कुछ रख भी दिया वो खा लेगा। तो लैक ऑफ कंट्रोल रहता है, उसको पता नहीं रहता कि मुझे क्या कितना खाना है, ठीक है। लैक ऑफ कंट्रोल रहता है उसका। और क्लिनिकल फीचर्स की बात होता है, देखो कंपेंटेसरी बिहेवियर, अभी मैंने बताया था ना पर्चिंग में कौन कौन से बिहेवियर यूज करते हैं, कंपेंटेंसरी बिहेवियर टू प्रिवेंट द वेट गेन इंक्लूडिंग पर्चिंग बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें हम वेट गेन को प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्चिंग बिहेवियर, ठीक है। पर्चिंग बिहेवियर बच्चा करता है, और पर्चिंग बिहेवियर का मतलब क्या है, तो वॉमिट इंड्यूस करना, ठीक है। अब जो बच्चा पर्चिंग बिहेवियर यूज करता मतलब करता है, अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में रसल साइन देखने को मिलता है। रसल साइन क्या होता है भाई, देखो जो हमारे जो फिंगर्स होते हैं ना, ये फिंगर्स दिख रहे हैं आपको ना, यहाँ पे जो जॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे रसल साइंस क्रिएट होने लगते हैं, अलग अलग थोड़ा टाइप का रसल साइंस क्रिएट होने लगते हैं। हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा, हाइपोकैलेमिया मिलेगा, हाइपोनाइट्रीमिया मिलेगा, क्योंकि बच्चा वॉमिट कर रहा है तो सारे उसके न्यूट्रिशन आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सब क्या करेंगे, बच्चे को एल्कोलोसिस में लेके जाएंगे, ठीक है। एल्कोलोसिस इन द सेंस एबीजी अब आप करोगे तो एल्कोलोसिस एसिडोसिस मिलेगा, वो सारी चीजें ये आगे की चीजें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या वेट गेन होता है या फिर वेट नॉर्मल होता है। भाई देखो इसमें वेट गेन भी हो सकता है, वेट नॉर्मल भी होता है, ठीक है। इस बुलिमिया नर्वोसा के अंदर बच्चा जो होता है सुसाइड नहीं करता, बच्चा सुसाइड नहीं करता, नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो सीबीटी दे सकते हैं, एसएसआरआई दे सकते हैं, नॉर्मल ऐसा हर जगह लगाना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बताओ, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इसके बाद क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसमें क्या होता है ना, may also have fear of gaining weight और desire to weight gain, ठीक है। इसमें जो होता है बच्चा जो होता है ना, may also have fear to gaining weight और desire to loss weight। इसमें जो होता है ना बच्चे के अंदर ये डर रहता है कि मैं कहीं वेट गेन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं वेट लॉस तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसमें बच्चे के अंदर ये डर भी रहता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
तो अब हम क्या करने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले लास्ट क्या, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, बिंज का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना। तो बहुत ज्यादा खाना खाना किसमें देखा जाता है, सबसे ज्यादा फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मोस्ट कॉमन ईटिंग, और ये जो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना सबसे ज्यादा कॉमन यही देखा गया है। एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग but there are no compensatory behavior, there is a sense of lack of self control। मतलब क्या होता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक तरीके से कह दो कि आजकल के जनरेशन में, आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा देखा गया है कि भाई उनको कुछ भी मिल जाए वो खाते रहते खाते रहते खाते रहते। इनकी इसके अंदर कोई भी कॉम्पनसेटरी बिहेवियर नहीं होता, कोई बच्चा जो होता है पल्जिंग बिहेवियर नहीं करता, इसी के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब वो उल्टी भी नहीं करेगा, वो कोई मतलब लग्जेटिव परगेटिव भी नहीं लेगा, नॉर्मल बस खाता रहेगा, खाता खा 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 के ओबीस हो जाएगा बच्चा। तो इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा ओबीस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नो कॉम्पनसेटरी बिहेवियर, नो कॉम्पनसेटरी बिहेवियर, नो पल्जिंग पर्जिंग। ठीक है, उल्टी भी नहीं करता, और वो बच्चे जो होता है वो ओबीस मिलेगा। ठीक है, वेट गेन मिलेगा। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सीबीटी, बिहेवियर थेरेपी, एसएसआरआई। ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखो सीबीटी चला दो। ठीक है, मतलब सीबीटी दे सकते हैं, एसएसआरआई दे सकते हैं, और इसमें थेरेपी दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, खत्म। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया अब फिनिश। अब देखो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट वगैरह हो ना तो आप ना तुरंत कमेंट करना। ठीक है, या फिर आपने इंस्टा आईडी मैंने पिन कर रखी है कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके ना कमेंट करना कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, और उसके बाद भाई लास्ट जो है हमारा, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। आप ही लोग का सपोर्ट है यार, आप ही लोग सपोर्ट कर रहे हो तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। 500 प्लस सब्सक्राइबर हो रखे हैं हमारे, है ना। तो आप ही लोग का सपोर्ट है, ऐसे सपोर्ट बनाए रहो, 1K प्लस हम जल्दी जाएंगे। ठीक है, गोल मेरा यही है कि इसी ईयर में हम 1K तक पहुंच जाए। ठीक है, पहुंचने के पहुंचा आप ही लोग पहुंचाओगे। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसे ही मदद करते रहो यार, दूसरों की मदद करो, है ना। एटलीस्ट एक सब्सक्राइबर ही तो है, छोटा बड़े बहुत बड़ी बात नहीं यार, आपके लिए छोटा सा काम है। तो लिए जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए बने रहो, और साफ सफाई मेंटेन कर रहो, मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करो, टीचरों का रेस्पेक्ट करो। जय हिंद, बाय बाय।